जय हिंद। डेली जी के जीएस के टेस्ट नंबर हम लोग 17 यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीटली देखेंगे। ये खान सर के टीम के द्वारा चलाया जाता है, मतलब ये चलता है काफ़ी खूबसूरत, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद ये सेट रहता है। और इसमें आपको पूरी तरह से आप जानते हैं कि जीके वगैरह भी रहता है। इसके अलावा आपको इसमें साइंस भी रहता है और सीएन की करंट अफेयर भी पूरी तरह से इसमें रहता है। काफ़ी शानदार प्रश्नों का। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल्स पे को मतलब सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस कारण जो हम टेस्ट करा चुके हैं तो जाकर मेरे प्ले लिस्ट में से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन 1 हम लोग का है कि कुछ नदी घाटी परियोजनाएं और उसे नदी से एक दूसरे से मिलाना। जैसे कि आप जानते हैं कि शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे, यह कावेरी नदी पे। उसी तरह से नागा अर्जुन मतलब यह कहाँ पे, कृष्णा नदी पे बना हुआ। जबकि ये जायकवाड़ी आपका कौन सा हो गया, तो गोदावरी नदी पे हो गया। टिहरी बांध जो है ये आपका भागीरथी और विलंगना नदी पे है। तो इस तरह से इसका मिलान चिन्ह है। यहाँ पे थोड़ा सा कूट में देख लीजिएगा, ये देखिए दाहिना से इसको मतलब ये राइट से आपको ये लेफ्ट की तरफ में मिलान करना है, इसलिए यहाँ पे है इस तरह से। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे महान लवणीय झील मतलब ग्रेट साल्ट लेक मतलब वो कहाँ पे स्थित है, तो यूएसए में है। इसमें से याद रखेगा, इसमें से होम्स HOMES होम्स, तो होम्स में से याद रखेगा ये आपका मिशिगन झील है। यही सिर्फ आपको अमेरिका में मिलेगा। इसके अलावा बाकी मतलब ह्यूरोन झील हो गया, ऑन्टोरियो झील हो गया, ईरी झील हो गया और सुपीरियर झील हो गया, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चन ये भी आपको रिकॉल करा मतलब रखना होगा कि ये सब अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं। चलिए दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश जो कि भूमध्य सागर तक फैला नहीं हुआ है, तो याद रखिए इसमें से जॉर्डन नहीं फैला हुआ है। बाकी इसके अलावा सीरिया हो गया, लेबनान, इजराइल, ये आपको भूमध्य सागर को ये थी मतलब छूता है कि मतलब बॉर्डर को। चलिए उत्तरी अमेरिका में जो होते हैं कि मतलब कोर्डिलेरा क्या है, याद रखना कोर्डिलेरा क्या है, एक तरह से यह पर्वत तंत्र है जो कि जब जो है जो दक्षिण मतलब जो है आपका उत्तर अमेरिका की वह पश्चिमी दिशा की ओर में आपको पर्वत शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कथन कारक का एक दूसरे से थोड़ा सा कथन के बारे में दिया गया कि प्लेट विवर्त के सिद्धांत मतलब इसने हैरी हेस नामक व्यक्ति ने दिया था, यानी कि आपका क्या है ये सही है। और प्लेट विवर्त के सिद्धांत समतल विसरण पर सिद्धांत समुद्र तल पर विसरण का सिद्धांत करता है, नहीं समुद्र के अलावा इसका जमीन पर भी कार्य करता है। तो इसलिए यह क्या होगा कि अब गलत हो गया, 1 ही आपका इसमें से सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर 5 का सी होगा, यानी कि 1 अंत है और वह है गलत है। हालांकि इसमें से ये 67 नहीं बल्कि यह 60 ही होगा, तो इसलिए हालांकि प्रकाशित हुआ था 67 में, ये थोड़ा याद रखना होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो सबसे पूर्वी राज्य में आप जानते करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, वह कीबीतू वाला क्षेत्र है। और पश्चिमी यहाँ ये हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, कीबीतू वाला है। सबसे पश्चिमी वाला आपका देखिएगा तो आपको गुहार होता है, मतलब ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो यही हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ भी मिलान चेक करना है। तो जैसे कि भावर प्रदेश में आप जानते हैं तो ये आपका शिवालिक है, पाद प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया। जबकि सियाचिन ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो सियाचिन आपको जाने ग्लेशियर ये काराकोरम में श्रेणी का सबसे ऊंचे में है, यह हिमखंड है। उसके अलावा बुंदेलखंड का पठार कौन सा पड़ता है, ये वाला तो गंगा और मैदान का और विंध्याचल कगार के भूमि वाला क्षेत्र का होता है। जबकि रोहतांग दर्रा आप जानबे करते हैं यह हिमाचल प्रदेश में, यहीं से रावी नदी निकलती है। तो ये इसका मिलान चिन्ह हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। एक सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा घटेगा। मतलब क्या होगा कि आवृत्ति घटेगा, लेकिन क्योंकि उसका आप जानते हैं सरल आवर्त गति का क्या होता है कि आवर्तकाल T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बटा स्मॉल जी। तो वैसे यहाँ पे आवर्तकाल देखिएगा स्मॉल जी क्या होता है कि घट जाता है। जब घट जाता है तो क्या होता है आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगर आवर्तकाल यही पूछता है तो बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे आवृत्ति पूछ रहा है तो इसलिए घट जाएगा, क्योंकि आवृत्ति बराबर होता है 1/T, यानी कि आवर्तकाल यानी कि उल्टा संबंध होता है। ये सब भी याद रखना होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि जो वर्ण है एक तरह से क्या है, याद रखना एक क्षेत्रफल का इकाई है और एक वर्ण बराबर कितना होता है, तो याद रखना होगा कि 10⁻⁻18 वर्ग मीटर स्क्वायर यही होता है, ये एक वर्ण बराबर होता है। उसी तरह से आपका समय वाला में याद रखिएगा एक होता है सेक, समय का भी इकाई होता है कि सेक होता है, और एक सेक बराबर कितना होता है, तो याद रखना होगा कि आपको एक सेक बराबर 10⁻⁸ सेकेंड होता है, ये एक सेक होता है, ये समय का इकाई हो गया। उसी तरह से आपका लंबाई का यानी कि दूरी का मात्रक में आपका हो गया ये प्रकाश वर्ष हो गया। इसके अलावा पार्सेक वगैरह ये सभी तो हो ही गया, लेकिन एक द्रव्यमान का भी इकाई है, याद रखिएगा चंद्रशेखर सीमा है, यानी कि 1.44 इसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना। ये भी आपको ये चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पर रिकॉल करा दिए, ये सभी आपको याद रखना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं चलते हैं। किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर व्यय विद्युत सामर्थ्य कितनी होती है, याद रखिएगा IR² होता है। उसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन है। सैद्धांतिक रूप से सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है जब उसका तापमान कितना होता है, तो याद रखना है कि -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको और केल्विन में पूछेगा तो याद रखिएगा मतलब यह 0 केल्विन होता है। इसके अलावा और भी कुछ जैसे में याद रखना होगा कि ये जो है इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का भी वैल्यू कहा जाता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस को। चलिए एक जेट जहाज वायु में उड़ता है, क्यों उड़ता है,
क्योंकि इसका जो है कि जहाज़ों के पंखों का इर्द गिर्द वायु प्रवाह के कारण ऊपर की ओर कार्य करने वाला बल जो क्या होता है कि उत्पन्न होता है, जिसके कारण मतलब यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जो एक नियत दाब पर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी गैस को आयतन को दुगना अगर करने पर उसके तापमान को मतलब बढ़ाना होगा, कितना होगा, तो याद रखा 327 डिग्री सेल्सियस होगा। क्योंकि ये आपने बॉयल्स के नियम में आप देखते हैं कि मतलब उसमें क्या होता है कि प्रेशर नियत रहता है, यानी कि आपको यानी कि V बराबर मतलब ये T हो जाता है, यानी कि इसका हो गया V1 बटा ये V2 बराबर T1 बटा ये T2 होता है, इस तरह से होता है। तो इसमें से वही है, यानी कि V मतलब अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन में देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि V बटा यह 2V हो गया, और उसके अलावा मतलब तापमान वगैरह में देखा जाए तो उसी तरह से यह बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बना लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए गए रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत है, हुंड का नियम है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन या बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन बंधुत्व को के क्रम में यहाँ पे सजाना है, तो याद रखना है। तो सजाने के क्रम में देखिए तो सबसे यहाँ पे बंधुत्व है, इसलिए याद रखिए इसमें 1 नंबर पे आपका कौन सा हो जाता है, तो आपका ये क्लोरीन हो जाता है। तो आपका कौन सा हो गया, क्लोरीन हो गया। उससे मतलब उसका ये उससे कम फ्लोरीन होता है, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आपको आयोडीन होता है, यही उसका कलर मतलब होता है। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणात्मकता की बात करता है तो 1 नंबर ये हो जाता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हो जाता है। तो याद रखना है। हालांकि बंधुत्व में सिर्फ ये क्या हो जाता है कि फ्लोरीन के जगह पे पहले आपका क्लोरीन आ जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मतलब निम्नलिखित में से सूत्र वाले यौगिकों में निहित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना इसमें से 13 हो गया, क्योंकि कैल्शियम आपका 3 हो गया। उसी तरह से फास्फोरस देख लीजिए आपका 2 हो गया, तो और से तो 3 2 5 हो गया। उसके अलावा ऑक्सीजन 4 अंदर की तरफ है, तो 4 दूना वो 8 हो गया। तो इस तरह से 8 5 कितना हो गया, तो 13 हो गया, इस तरह से निकलता है। चलिए 17 नंबर का आता है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल गतिज ऊर्जाएं समान है, यदि समान अवरोध बल लगाए जाए तो क्रमशः XYZ की दूरी पर किस तरह पे रुकेगी, तो समान समय में, यानी कि x बराबर y बराबर ये z होगा। 18 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कहा है कि फ्लोएम के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें से यह निर्जीव उत्तक है। निर्जीव मतलब यह एक क्या होता है कि सजीव होता है। इसके अलावा भी यहाँ पे आंसर निकलता है, यह एक जटिल संवहनीय उत्तक है। इसके अलावा दो मतलब इसके मतलब दिशाओं तथा ऊपर नीचे की ओर यात्रा करने में सक्षम होती है, यह भोजन को संवहन करता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में मतलब क्या कार्य नहीं होगा, तो याद रखिए प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों का क्या है कि अध्ययन कीजिए और सत्य कथन की यहाँ पे पहचान कीजिए, तो इसका हो जाएगा 1 से मतलब उपयुक्त में से 1 से अधिक। बाकी आंसर भी इसके देख लीजिए, जैसे B6 हमारे स्वप्न को याद दिलाता है, इसे ही आपको पैराडॉक्सिन कहते हैं। उसी तरह C मतलब B12 वाला में लगभग 3 से 5 वर्षों तक ले लीवर में संग्रहित रहता है, यानी कि यही है यहाँ जो हमारा मूत्र या विसर्जन यानी पेशाब के द्वारा या पानी के घुल कर बाहर नहीं आता है, बाकी सभी विटामिन आ जाती है। यानी कि B12 साइनाकोबालामिन होता है, इसी में आपको देखिएगा कि आपको कोबाल धातु आपको मिलता है, और ये लगभग जीवों के चीज़ से जो खाते हैं उसी समय विटामिन मिलता है। इसे अन्य कोई भोज्य पदार्थ में मतलब जो फल फूल वगैरह से यह प्राप्ति नहीं होती है, ये हो गया। इसके अलावा हो गया B17 जल में यह एक विलय विटामिन होता है, यानी कि ये भी आपका क्या है सही है। और B17 की अगर बात करेंगे तो इसका नाम होता है एमैक्डिलीन होता है, याद रखिएगा B17 को एमैक्डिलीन के नाम से जाना जाता है। बाकी आप B1 को जानिए रहे, थायमिन हो गया, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, B3 को नियासिन कहते हैं, B5 वाला का पेंटाथेनिक्स कहते हैं, B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं, B7 वाला को मतलब इसको बायोटीन भी कहा जाता है, इसको H भी कहा जाता है। B12 आपको साइनाकोबालामिन हो ही गया, आपने देख लिया। जल में घुलनशील में आपको B और C याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये वनस्पति घी मतलब जो होता है डालडा निम्नलिखित में से किस प्रकार के वसा का मतलब यह उदाहरण, याद रखिएगा परसंतृप्त वसा है, जिससे प्रयोगशाला वगैरह में ये सब चीज़ में बनाया गया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों का अध्ययन कीजिए और सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे सही नहीं, याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मतलब गलत युग्म की पहचान कर रहे हैं, यानी कि ए भी नोड होता है वह बायां आलिद में, यही आपका गलत है। बाकी और देख लीजिए सही कौन सा है, यानी कि SA नोड आपका दाहिना आलिद में होता है, यानी कि ये सही हो गया। इसका अलावा पेरिकार्डियम परत सबसे बाहरी होता है, हृदय की बाहरी परत यही पेरिकार्डियम का बना होता है, जबकि आंतरिक भाग आपको इंडोकार्डियम परत का बना हुआ होता है। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन कार्य करती है, मतलब यह कैसे कार्य करती है, तो यह बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति को बनने वाली प्रक्रिया को बाधित कर देती है। उसके कोशिका भित्ति यानी कि दीवार को सेल वाल को बनने ही नहीं देती, जिसके कारण वह क्या होता है उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको गला के उसको मार देता है। तो इसीलिए याद रखिएगा बैक्टीरिया वगैरह को मारने में काफ़ी ज़्यादा सहायता होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि मतलब यह वैदिक काल में मतलब आज वज्रपति निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो याद रखना है कि वह व्यक्ति जो कि युद्ध में लड़का जो समूह का प्रमुख होता था उसके लिए ही प्रयोग किया गया है।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अशोक का शिलालेख के बारे में मतलब विचार करना है। जैसे कि प्रमुख शिलालेख 13वां शिलालेख में कलिंग युग अभियान के कारण हुई है और वेदनाओं से वह उसके अनुपात को अभिलिखित करता है, यानी कि ये भी आपका कौन सा है, सही है। प्रमुख शिलालेख मतलब 10 में लुम्बिनी यात्रा का अभिलेख मिलती है, 10वां नहीं, याद रखिएगा 8वां शिलालेख में आपका यह मिलता है, यानी कि ये आपका गलत हो गया। प्रमुख शिलालेख मतलब यह 12वां अशोक द्वारा स्थापित एक नए वर्ग के अधिकारियों धर्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित था, खास तौर से स्त्रियों के लिए था। तो ये भी है आपको यहाँ भी मिलेगा। प्रमुख शिलालेख मतलब 7वां में सभी समुदाय के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहा गया है, तो ये भी आपका कौन, ये 12 वाला में, तो ये भी आपका सही है। तो चलिए ये अभी का तो उसमें से याद रखेगा आपका, उसका आंसर में देख लेते हैं 1, 3 और 4 इसका हो गया। लॉर्ड डलहौजी से जो हड़प के जो नीति है संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि डलहौजी भारतीय राज्य को 3 वर्गों में विभाजित किया था और प्रत्येक वर्ग के राज्यों पर हड़प की नीति को अलग अलग लागू किया हुआ था, यानी कि ये सही है। इसके अलावा इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा पर अधिकार कर लिया था, ये भी सही है, यानी कि इसका दोनों ऑप्शन 1 और 2 आपका दोनों सही है। चलिए 1857 की क्रांति से निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण इसमें से नहीं था, तो याद रखिए ये डी जो है इसका भविष्यवाणी ब्रिटिश शासन के अंत में 7 कलयुग का अंत करना और राम राज्य फिर से आएगा, यानी कि ये आपका नहीं था। बाकी अन्य 3 कारण थे, तो देख लीजिए ब्रिटिश शासन के सामान्य जन में असंतोष ये आपका था, और भविष्यवाणी के लिए प्लासी युद्ध के शताब्दी के ठीक उसके 23 जून 1857 के ब्रिटिश शासन के जन में संतोष था, ये भी था। इसके अलावा अफवाह और ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे, मतलब आटे नहीं वही चर्बी वाला में, वो सब गाय और सुअर के हड्डियों का चूर्ण मिलता था, तो यानी कि यहाँ पे जो आटा वगैरह में भी मिलता होगा, लेकिन वह कारतूस वगैरह था उसमें ये गाय और सुअर की चर्बी से संबंधित ये हुआ था। चलिए 1800 इसके लिए पील आयोग का गठन किया गया था, याद रखना होगा। चलिए ये हो गया। 28वां नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखना है किसानों द्वारा मतलब लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, यानी कि सही है। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, ये भी सही है। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन निर्धारित किया जाता था, ये भी सही है। इनका मतलब इसका सही कूट यानी कि जो है तीनों के तीनों इसका सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे मतलब कौन कौन से अधिकारी है उनका शपथ वगैरह के बारे में दर्शाया गया है कि शपथ का कौन कैसे शपथ लेते हैं। जैसे कि आपको राष्ट्रपति हो गए, तो राष्ट्रपति के यहाँ शपथ में देख लीजिए, तो यह होगा कि 1 का मतलब आपका 3 हो जाएगा। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और ये निष्ठा का मतलब ये रहेंगे, ये राष्ट्रपति का हो गया। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के तहत में हो गया, ये संविधान और विधि के मर्यादा को यह बनाए रखेंगे। उसके अलावा संसद सदस्य का होता है कि कर्तव्य और उसके निष्ठापूर्वक मतलब ये आपका निर्वहन करेंगे, और मंत्री जो संघ होता है वह सूचना के गोपनीयता को लेकर होता है, तो ये आपका हो गया। नीलान चिन्ह का देख लीजिए। चलिए अगला 30 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि चलते हैं मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, तो याद रखिए वो प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व इसमें किया गया। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वो तीनों तरह की न्याय मिलता है उसका प्रस्तावना में ही, इसे याद रखें। हालांकि इसमें न्याय में 3 तरह का होता है, स्वतंत्रता आपको 5 तरह की होती है, असमानता आपको 2 तरह के प्रस्तावना में मिलता है। और प्रस्तावना उद्देशिका को ही संविधान के हम लोग आत्मा के नाम से जाना जाता है। और अगर आर्टिकल पूछेगा तो 32 को ही भीमराव अम्बेडकर उसको संविधान की आत्मा बोले हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू अनुच्छेद जो 19 आर्टिकल का उसको मतलब संविधान की आत्मा के रूप में दर्शाया गया है, उन्होंने बोले हुए हैं, संबोधन किए हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, तो मतलब कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति तत्वों में जोड़ा नहीं गया था, तो याद रखना होगा कि उद्योग और प्रबंधों में कामगारों की सहभागिता यानी कि 43 ये आपका नहीं जोड़ा गया था। बाकी इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन ये आपका जोड़ा गया था। और ग्राम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार ये भी आपका जोड़ा था। श्रमिकों के लिए एक निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाओं के लिए भी आपका जोड़ा गया था, ये याद रखना होगा। हालांकि नीति तत्व यानी कि डीपीएसपी याद रखिएगा वो आयरलैंड से लिया गया है, जबकि आयरलैंड में किस देश से लिया था, तो स्पेन देश से उसने लिया हुआ था। और ये आर्टिकल 36 से 51 तक ले चलता है। चलिए अगला 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मतलब सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु तो ऐसे में राष्ट्रपति को तो निर्वाचित होने से उपरांत ही उसे अपनी सदस्यता छोड़नी रहती है, यानी कि जैसे ही शपथ लेने से पहले उन्हें छोड़ना पड़ेगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो याद रखना है कि वह मंत्री जो कि राज्यसभा का सदस्य है वह भाग ले सकता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जो 76 आर्टिकल में है वह भी इसमें भाग ले सकता है, लेकिन यह महान्यायवादी वोट नहीं करता है।
चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल होता है, यानी कि जो मतलब शून्य जो प्रश्नकाल 11 से आपका 12 का ये समय होता है, जबकि 12 से 1 आपका क्या होता है कि यह शून्यकाल होता है। हालांकि अब 12 से 1 नहीं बल्कि अब 1 से 2 बजे तक ले चलता है। ये याद रखना, ये भी याद रखना होगा। अपडेटेड है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। तो याद रखिएगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। हालांकि धन विधेयक के लिए याद रखिएगा अनुच्छेद कितना है, या 110 में है। विशेष धन विधेयक आपको 109 में मिलेगा। चलिए सरकार के नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है, इसमें से कौन कौन सा उद्देश्य है। तो इनमें से सभी है, देख लीजिए। नौकरशाही को ढीलापन को दूर करना, ये भी है। लाल फीताशाही को हटाना और विनिर्माण की लागत को कम करना है, और उत्पादन को प्रतियोगिता को बनाना, यानी कि इसमें से सभी है मेक इन इंडिया से संबंधित। चलिए केंद्र सरकार ने गैर योजनाबद्ध व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद कौन सा है। तो सबसे बड़ी आपका पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा ब्याज आपका भुगतान है। पैन के आरंभ में अंग्रेजी मतलब 5 अंग्रेजी अक्षर होते हैं, जिसमें से आपका इसमें से FZP के और इतना के अलावा में से पी आपको क्या दर्शाता है। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत होता है। हालांकि कोई कंपनी वगैरह के आप बनाते हैं तो आपको उसमें सी से सी रहता है, यानी कि आपको फर्म के बारे में रहता है। और अगर H हो गया तो आपको तो यह अविभाजित हिंदू परिवार से होता है, ये आपका सिंबल्स उसमें से रहता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा युग में से सुलभ मुद्रा बनती है। इसमें से याद रखेगा योग से बनता है। तो याद रखिएगा जनता के पास के करेंसी यानी कि M1 ये भी हो गया। बैंकों की मांग जमा राशि यानी कि DD ये भी है। इसके अलावा बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि ये भी है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक अन्य जमा राशि यानी कि RBI, यानी कि सभी के सभी इसका देखा जाए तो नहीं, यहाँ जो होगा तो याद रखना है कि ये आपका 1 और 2 और ये 3 ही होगा। ये RBI के अन्य राशि या इसमें नहीं आएगा। तो याद रखिए ये आपका ये आ जाता है। इसका आंसर आपका कौन सा होगा, C होगा। ये आपका सुलभ मुद्रा में आ जाता है, M1 में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आता है M3 में आता है। बैंकों में अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य में एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं। तो SLR के कहा जाता है, और अभी SLR वर्तमान में 18% है, याद रखना होगा। चलिए एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो का संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है। तो आपका मुंद्रा बंदरगाह हो गया, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा। तो ये आपको गुजरात में मिलेगा। तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज मतलब ये गैलेक्सी लीडर जो था उसका अपहरण कर लिया गया था। याद रखिएगा हूती विद्रोहियों ने इसको कर लिया था, हूती विद्रोह याद रखना होगा। चलिए हालांकि अब तुर्की हो गया, पहले तुर्की देश नाम था उसका। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो वीरदास बन गए हैं। अग्नि मतलब पहल जो है किसने प्रारंभ किया हुआ है। तो यह औषधि, यह क्या है आपका केंद्रीय औषधि विज्ञान अनुसंधान परिषद ने शुरू किया हुआ है। चलिए मोबेला वैक्सीन का संबंध किससे संबंधित है। तो खसरा और आपको रूबेला से है। चर्चा में रहा A23A का संबंध किससे है। तो यह एक विशाल हिमखंड से संबंधित है, टूट गया था अंटार्कटिका वाला क्षेत्र से। तो सफर इंडिया के अनुसार किसकी मतलब वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। तो याद रखिएगा वो आपका नई दिल्ली है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान मतलब किया गया, ऑफ करने के लिए बारे में बताया गया है। तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये अभी आपको दिल्ली में ही शुरू हुआ है। बिहार के किस जिले में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। तो मछली का, तो याद रखो वह पटना में है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में पुनः संस्कृति का मतलब कार्यक्रम तरंग और एकलव्य शुरू करने का निर्देश दिया है। तो याद रखिएगा वह बिहार है। तो इस तरह से हम लोग यह सेट हम लोग 17 कंप्लीटली देखे। यहाँ 50 क्वेश्चन का था। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगला सेट के साथ में, तब तक जय हिंद।